तो हम सब क्या पढ़ रहे थे? बताओ। टर्नओवर रेशियो ना? टर्नओवर रेशियो में मैंने आपको पढ़ाया था। हाँ, ये तो वही वाला है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है, ज़रा बताओ तो मुझे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बटा एवरेज स्टॉक, और स्टॉक को हम इन्वेंट्री भी कहते हैं, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालने का फॉर्मूला क्या है? सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। जब सेल्स में से हम ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिलेगा, ठीक है। इसके बाद एवरेज स्टॉक कैसे निकाला जाता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपन डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक को जोड़ देंगे, उसके बाद हम दोनों से भाग दे देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा? एवरेज स्टॉक मिल जाएगा, एवरेज स्टॉक मिलेगा। इसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का एक तरीका और है। ओपनिंग स्टॉक में हम परचेज जोड़ देंगे, ठीक है, वेजेस जोड़ देंगे, और जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंस है उसको जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है वो क्लोजिंग स्टॉक क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल जाएगा। कभी कभी सवाल में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं दिया रहेगा तो उसके जगह पे हम सेल्स को मान लेंगे, ठीक है। चलो ठीक है। और इसका जो सवाल था, सवाल भी मैंने कल ही सॉल्व करा दिया था। इसमें तो कहीं कोई दिक्कत होने नहीं चाहिए, दिक्कत नहीं ना होगा। देखो आज पढ़ेंगे हम देनदार आवर्त अनुपात, डेटर टर्नओवर रेशियो। पेज नंबर है 111। हाँ, बीच में ही होगा कहीं, देखो। और इधर होगा, पेज टर्न करो। 112 इधर भी दिया है ना में? नहीं है सर, क्या बोले? तो डेटर टर्नओवर रेशियो, इसका फॉर्मूला क्या है? देखो, डेटर का मतलब क्या? देनदार। वो क्या देगा? पैसा देगा। क्या हुआ? उसको नहीं देता। अच्छा, किताब। तो डेटर का मतलब देनदार, देनदार का मतलब देने वाला। वो क्या देगा? पैसा देगा। कोई पैसा क्यों देगा? मतलब वह आपसे उधार में ट्रांजैक्शन किया है तभी तो पैसा देगा। तो जब हम स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकाल दिए तो उसके बाद हम क्या निकालेंगे? डेटर टर्नओवर रेशियो निकालेंगे। इसमें होता यह है कि जो माल हम उधार में बेचे हैं, क्रेडिट सेल्स को ही यहाँ पर आइडेंटिफाई करेंगे। हमें कैश सेल से दूर दूर से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमें किससे मतलब है? उधार से मतलब है। हम निकाल के आ रहे हैं डेटर टर्नओवर रेशियो निकाल रहे हैं, और इसे एक और नाम से जाना जाता है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ठीक है। इसका फॉर्मूला देखो क्या दिया है। नेट क्रेडिट सेल्स बटा एवरेज डेटर। तो एवरेज डेटर कैसे यहाँ पे निकालेंगे हम? यहाँ पर एवरेज डेटर कैसे निकालेंगे? ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर डिवाइडेड बाय 2। तो क्या मिल जाएगा? एवरेज डेटर मिल जाएगा। और नेट क्रेडिट सेल्स कैसे पता चलेगा? हाँ, तो नेट क्रेडिट सेल्स हमें मिलेगा कैसे? टोटल सेल्स में से हम सेल्स रिटर्न माइनस कर देंगे तो हमें नेट सेल्स मिलेगा। अब उस नेट सेल्स में हमारा कैश सेल्स भी होगा और क्रेडिट सेल्स होगा, तो नेट सेल्स में से हम कैश सेल्स को माइनस कर देंगे, तो जो अमाउंट बचेगा वो मेरा क्या हो गया? नेट क्रेडिट सेल, ठीक है। ऐसे हमें निकालना पड़ेगा। और कभी कभी आपको ट्रेड रिसीवेबल भी निकालना है, तो ट्रेड रिसीवेबल निकालने का फॉर्मूला क्या है? डेटर प्लस बिल्स रिसीवेबल। तीसरे नंबर पे है डेटर प्लस बिल्स रिसीवेबल। तो ये बिल्स रिसीवेबल क्या होता है? बिल्स रिसीवेबल होता क्या है? जैसे मान लो मैं दुकानदार
और आप हमारे कस्टमर हो, तो आप मेरे पास आए, सामान लेकर गए उधार में, ठीक है, तो आप एक बिल ड्रॉ करके मुझे देते हो। उस बिल में रहता है कि मैं बना के देते हैं बिल। हाँ, तो ट्रेड रिसीवेबल, जैसे मैं दुकानदार और आप कस्टमर, आप मेरे पास आए, उधार में सामान खरीद कर गए, बिल बना के तो मुझे आप पे भरोसा नहीं है कि आप पता नहीं पैसा दोगे कि नहीं दोगे, तो आप एक बिल ड्रॉ करके मुझे देते हो साइन करके। उस बिल पे आप क्या लिखते हो कि मैं फला डेट को पैसा दे दूंगा, तो बिल मेरे पास आएगा। मैं उस बिल को उस समय के बाद बैंक में ले जाऊंगा, बैंक में जमा कर दूंगा, तो बैंक वाला क्या करेगा, आपके अकाउंट से पैसा काट के मेरे अकाउंट में दे देगा। तो जो बिल आप दे रहे हो तो उसे कहते हैं बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल, रिसीव हुआ है, ठीक है। रहता है किसके पास है, जो उधार में सामान देता है उसी के पास रहता है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, देनदार आवर्त अनुपात में देखो ऊपर में ही जो मेन है, यह अनुपात वर्ष भर में शुद्ध उधार बिक्री का उस वर्ष के औसत देनदारों से संबंध स्थापित करता है। किसके किसके बीच? नहीं, जितना हम सामान उधार में बेचे हैं और जो हमारे देनदार है, इसमें क्या मतलब संबंध है। यह संबंध अगर हमें जानना है तो डेटर टर्नओवर रेशियो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो नीचे देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 28 दिया है, टोटल सेल्स है 3 लाख। नहीं मिला? टोटल सेल्स है 3 लाख, कैश सेल्स है 50,000, सेल्स रिटर्न है 30,000, ओपनिंग डेटर है 20,000, क्लोजिंग डेटर है 24,000। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, सबसे पहले नेट क्रेडिट सेल्स। तो टोटल सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस कर देंगे, मतलब 3 लाख में से 30,000 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2,70,000। अब इस 2,70,000 में से हम कैश सेल्स भी माइनस करेंगे 50,000, तो कितना बचेगा, 2,20,000। तो 2,20,000 क्या हो गया हमारा नेट क्रेडिट सेल्स। अब क्या निकालना है, एवरेज डेटर। तो एवरेज डेटर का फॉर्मूला क्या है, ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे 20,000 और 24,000 को जोड़ेंगे तो 44,000 आएगा, 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 22,000। तो 2,20,000 बटा आपका हो जाएगा 22,000। इसे हम भाग देंगे तो हमारा कितना है, 10 टाइम्स। कितना आया, 10 टाइम्स। मतलब हम उधार में माल बेच रहे हैं 10 गुना ज़्यादा, किसके तुलना में, डेटर के तुलना में। तो इससे हमें यहाँ पे आइडिया मिल जाता है, ठीक है। कुछ आया समझ में? अगर डेटर टर्नओवर रेशियो कोई पूछेगा इसका फॉर्मूला क्या है, किसके बीच संबंध स्थापित करता है, तो क्या बताओगे, बताओ। जो उधार देता है। ट्रेड रिसीवेबल का मतलब डेटर प्लस बिल्स रिसीवेबल, इसे याद रखोगे। एवरेज डेटर मतलब ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर डिवाइडेड बाय 2। उसका नेट क्रेडिट सेल्स मतलब टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न माइनस कैश सेल्स इक्वल टू क्या मिल जाएगा, नेट क्रेडिट सेल्स। इसके बाद नेक्स्ट देखिए दिया है एवरेज कलेक्शन पीरियड। एवरेज कलेक्शन पीरियड आगे दिया होगा 1-2 पेज के बाद, नहीं मिला? तो एवरेज कलेक्शन हम क्या कलेक्ट करेंगे, पैसा। पीरियड का मतलब समय, कितने समय में हम पैसा कलेक्ट कर रहे हैं उसका औसत निकालना है। तो हम पैसा किससे कलेक्ट करेंगे, जिसे मैंने उधार में सामान दिया था। मान लो मैंने तुम्हें उधार में सामान दिया, तुम दोनों को मैंने उधार में सामान दिया, मैं तुमसे 30 दिन के बाद पैसा ले रहा हूँ और मैं इससे 60 दिन के बाद पैसा ले रहा हूँ। तो दोनों का एवरेज क्या हुआ, 30 + 60 कितना हो गया, 90। और 90 में 2 से भाग देंगे क्योंकि तुम 2 ही तो हो, तो 90 में 2 से भाग देंगे तो 45 होगा, 45 होगा। तो एवरेज कलेक्शन पीरियड मेरा कितना हो गया, 45। ठीक है, इसका फॉर्मूला देखो क्या दिया है यहाँ पर। एवरेज कलेक्शन पीरियड इक्वल टू एवरेज डेटर या ट्रेड रिसीवेबल बटा नेट क्रेडिट सेल्स।
भैया हम पैसा कलेक्ट करेंगे तो किससे कलेक्ट करेंगे? जो उधार में सामान लिया है उसी से तो कलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आ गया मेरा नेट क्रेडिट सेल्स। पीरियड पूछ रहा है, मतलब हमें दिन चाहिए तो 365 से मल्टीप्लाई करेंगे, महीना चाहिए तो 12 से, वीक चाहिए, सप्ताह चाहिए तो 52 से। तो जिस फॉर्मेट में, जिस यूनिट में हमें डेटा चाहिए उतना से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, पढ़ रहे हैं। देनदार आवर्त या व्यापारिक प्राप्त आवर्त के संबंध में एक अन्य महत्वपूर्ण गणना औसत वसूली अवधि है। उधार बिक्री की राशि औसतन कितनी अवधि, दिनों या महीनों में वसूल हो जाती है। मतलब जो उधार में हम सामान बेचे हैं उसका पैसा मुझे कितने दिन में या कितने सप्ताह में या कितने महीने में या कितने साल में हमें पैसा मिलेगा, उसको पता लगाना। तो हमें एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालना पड़ेगा। नीचे देखो नोट में दिया है 1, 2, 3, 4 करके दिया हुआ है। देखो पहला क्या लिखा हुआ है, जरा पढ़ो तो। उपयुक्त सूत्र के आधार पर वसूली अवधि दिनों में आती है। यह भी उल्लेखनीय है कि कुछ लेखक 365 के स्थान पर 360 का प्रयोग भी करते हैं। अतः राशि की प्रकृति देखकर 365 या 360 का प्रयोग किया जा सकता है। तो लास्ट में जो हम 365 से मल्टीप्लाई किए हैं वहाँ पे हम 360 भी लिख सकते हैं, राशि के हिसाब से देखेंगे। ठीक है, हाँ। और दूसरा क्या दिया हुआ है? यदि औसत वसूली अवधि माह में हाँ, पूछी गई, महीने में पूछा गया है तब 365 के स्थान पर 12 से पूरा हाँ कर सकते 12 से कर सकते हैं। और तीसरा, औसत देनदार व्यापारिक क्रय की गणना में देनदारों के स्थान पर क्रय विपणन ब्याज की राशि को भी जोड़ा जाता है। BR बिल्स रिसीवेबल की राशि को हम जोड़ देंगे। ठीक है, और बाकी जो है अपना उसे देख लीजिएगा। नीचे देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 21 दिया ना, नेट क्रेडिट सेल्स है 13,14,000, डेटर है 2 लाख और बिल्स रिसीवेबल है 16,000। तो हमें क्या निकालना है? एवरेज कलेक्शन पीरियड। जब बिल्स रिसीवेबल का अमाउंट दिया रहेगा तो उसे हम जोड़ देंगे। किस में जोड़ेंगे? डेटर के साथ। तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल मुझे कितना मिलना चाहिए? 2 लाख प्लस 16,000 बटा नेट क्रेडिट सेल्स मेरा कितना है? 13,14,000। 13,14,000 नीचे लिख दिए इंटू 365। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो 60 डेज आएगा। मतलब जो उधार में हम माल बेच रहे हैं, उधार में सामान बेच रहे हैं, उसका पैसा 60 दिन के अंदर रिटर्न जाएगा। ठीक है, हम पढ़ के आ रहे हैं टर्नओवर रेशियो। टर्नओवर रेशियो हमने क्या पढ़ा? स्टॉक टर्नओवर रेशियो, और उसके बाद हमने पढ़ा डेटर टर्नओवर रेशियो। अब ये जो हम एवरेज कलेक्शन पीरियड पढ़े हैं ये मेरा पार्ट है। किसका पार्ट है? डेटर टर्नओवर रेशियो। ठीक है, तो कॉपी में लिख लो टर्नओवर रेशियो। टर्नओवर रेशियो, उसके नीचे लिखिए 1 नंबर देकर स्टॉक टर्नओवर रेशियो। स्टॉक टर्नओवर रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो हो गया। दूसरा लिखिए डेटर टर्नओवर रेशियो। डेटर टर्नओवर रेशियो हुआ। इसके बाद जो डेटर टर्नओवर रेशियो लिखे हैं उसी के अंदर लिखेंगे रोमन में 1 बना के एवरेज कलेक्शन पीरियड। हाँ, एवरेज कलेक्शन पीरियड, एवरेज कलेक्शन पीरियड हो गया। उसके बाद तीसरा लिखोगे। पहला मैंने क्या लिखा है? स्टॉक टर्नओवर रेशियो, दूसरा डेटर टर्नओवर रेशियो, तीसरा लिखिएगा क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। जब हम डेटर टर्नओवर रेशियो लिखवाएं तो क्रेडिटर भी होगा, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। क्रेडिटर का मतलब क्या? लेनदार। वो लेगा, क्या लेगा? पैसा लेगा। किससे लेगा? हमसे लेगा। क्यों लेगा? क्योंकि मैंने उधार में उससे कोई ट्रांजैक्शन किया है। तो यहाँ पे जो दुकानदार है ना वो ट्रांजैक्शन करता है तो
अगर कोई ट्रांजैक्शन उधार में होता है तो जिससे वो उधार में ला रहा है तो वह निकालेगा कि उस उधार का पैसा हम कितने दिन में दे पाने में सक्षम है। तो इसको निकालने के लिए हम क्या कहते हैं, एवरेज पेमेंट पीरियड निकालेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या निकालेंगे हम, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। इसका संबंध हमेशा नेट क्रेडिट परचेज से ही रहता है। तो इसका फॉर्मूला लिख लीजिए, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो इक्वल टू नेट क्रेडिट परचेज बटा इक्वल टू नेट क्रेडिट परचेज बटा एवरेज क्रेडिटर। हो गया। देखो मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनोगे। लेनदार आवर्त अनुपात उधार में खरीदा गया और जो लेनदार है उसके मध्य संबंध स्थापित करता है। जो उधार में हम सामान खरीदे हैं और जो हमारे लेनदार है उसके बीच संबंध स्थापित करता है। इस अनुपात को देय आवर्त अनुपात भी कहते हैं। समानतः फर्म के लेनदार इस अनुपात के आधार पर यह ज्ञात करते हैं कि उधार, क्रय इत्यादि को भुगतान में फर्म की स्थिति क्या है। लेनदार इस अनुपात का इस्तेमाल करते हैं, वह देखते हैं कि जो हम उधार में सामान बेच रहे हैं या उधार में सामान खरीद रहे हैं तो उसका भुगतान करने में या पाने में सक्षम है कि नहीं है, कितना समय लगेगा, यह सब यहाँ पर देखा जाता है। मान लीजिए अगर मुझे किसी से पैसा उधार लेना रहेगा तो देखेगा मैं काम कौन सा करता हूँ, वो देखेगा कि मैं एम्प्लॉय हैं, पढ़ा रहे हैं, सैलरी मिलेगा तो मुझे पैसा वो दे देगा। उसे पता है कि जब वेतन पाएंगे या सैलरी पाएंगे तो हमें रिटर्न कर देंगे। अगर मैं वही घूम रहा हूँ, कुछ भी काम नहीं कर रहा हूँ, बेरोजगार हूँ, तो हम किसी से पैसा मांगे वो हमें देगा पैसा? नहीं देगा। तो इनकम बैंक वाला भी यही करता है। बैंक वाला भी, अगर मान लीजिए हाँ तुम्हारी फ्रेंड कोई है, अगर कोई फ्रेंड पैसा मांग ले, तुमने पैसा दे दिया, उसके बाद वो आपका पैसा रीपे नहीं की, उसके दोबारा जब वो पैसा मांगे आप उसे दोगे? नहीं दोगे। अगर उसका रेपुटेशन क्रेडिट अच्छा रहेगा तभी तो पैसा दोगे, खराब रहेगा तो नहीं दोगे। उसी के नीचे लिखो एवरेज पेमेंट पीरियड। एवरेज पेमेंट पीरियड इक्वल टू एवरेज क्रेडिटर बटा नेट क्रेडिट परचेज बटा नेट क्रेडिट परचेज इंटू 365 365 ये इसका हमारा फॉर्मूला है एवरेज पेमेंट पीरियड का। ठीक है। चौथा लिखो, कार्यशील पूंजी आवर्त अनुपात, इंग्लिश में लिखेंगे वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, यह मेरा चौथा है, कैपिटल टर्नओवर रेशियो। वर्किंग कैपिटल क्या होता है? वर्किंग, देखो कैपिटल का मतलब क्या? पैसा। कैपिटल का मतलब क्या? पैसा, पूंजी। और वर्किंग मतलब काम करना। तो काम कराने के लिए जितने पैसे की ज़रूरत होती है, जितना पैसा मेरे पास है, मतलब डेली चलाने के लिए, व्यापार चलाने के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए जो पैसा मेरे पास है उसी को कहते हैं वर्किंग कैपिटल। क्या कहते हैं? वर्किंग कैपिटल। तो यहाँ पे क्या लिखा है? यह अनुपात व्यापार में कार्यशील पूंजी के प्रयोग की कुशलता को दर्शाता है। कुशलता को दर्शाता है कार्यशील पूंजी के।
वास्तव में कार्यशील पूंजी का विक्रय से सीधा संबंध है। किससे संबंध है? विक्रय से संबंध है, सेल्स से संबंध है। पीछे था, मिल नहीं रहा था काम। देखो यहाँ पे वही तो बोल रहे। देख लीजिए, तो हम देखे तो एक खोलने जा रहे थे। ठीक है। तो वर्किंग कैपिटल का संबंध किससे है? सेल्स से है, विक्रय से है। तो इसका फॉर्मूला लिख लो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बटा वर्किंग कैपिटल, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बटा वर्किंग कैपिटल बटा अपन वर्किंग कैपिटल। हो गया। अगर सवाल में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड नहीं दिया रहेगा तो उसके जगह पे हम सेल्स को मान लेंगे, दिया रहेगा तो उसी को हम लेंगे। नहीं दे रहेगा तो अब आता है कार्यशील पूंजी। ये क्या होता है कार्यशील पूंजी? कार्यशील पूंजी का फॉर्मूला होता है करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज़। नीचे लिख लो, वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज़। करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज़। हो गया। देखो उसी के नीचे सवाल दिया हुआ है, पढ़ रहे हैं, ध्यान सुनो। कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फ्लोइंग डेटा। इस डेटा से हमें वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकालना है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या दिया हुआ है? 3 लाख। करंट एसेट कितना दिया हुआ है? 1,50,000। करंट लायबिलिटीज कितना दिया हुआ है? 3 लाख। तो हमें वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकालना है, तो लिखेंगे वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या लिखेंगे? वर्किंग वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला, लिखेंगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, उसके बाद से अपन वर्किंग कैपिटल। हाँ अपन वर्किंग कैपिटल। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का जो अमाउंट है कितना है? 3 लाख है। 3 लाख हो गया बटा वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या मैंने लिखवाया है? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। तो करंट एसेट में से करंट लायबिलिटीज माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 50,000। 50,000। तो 3 लाख अपन 50,000। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 6 टाइम्स है ना। तो मेरा वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो हो गया। जो इम्पोर्टेंट हो मैं आपको बता दे रहा हूँ। और कॉपी लाओ तो जो हम लिखवाए थे, चार्ट बनवाए थे। तुम्हारे में दिखा नहीं तुम्हारे लिए तो क्या ठीक है।